हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। प्रश्नावली 4.4 चला रहे हैं। आर्यभट्ट की किताब है हमारे पास और इस प्रश्नावली में द्विघात समीकरण चल रहा है। हमने पहले पार्ट में इसके 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब इस पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अब हम बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे, वहाँ पे उस प्रश्न को हल करेंगे और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। समय ज़्यादा होने से अच्छा है कि मैं 2 पार्ट्स में वीडियोस को ला दूँ। आगे बात करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन की। हमको क्या दिखाई दे रहा है? कह रहे हैं एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 360 किलोमीटर की और एक रेलगाड़ी उसको तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लगती है। तो रेलगाड़ी की चाल हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ऐसे में हमारा जो समय हो जाएगा, यहाँ पे हमने इसको चाल को हमने मान लिया है, ये हमको दूरी दी गई है और हम पहले बात तो निकाल लेते हैं जो पहले समय लग रहा है वो कितना है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हमको इतने घंटे का समय अब लग रहा है। यदि यहाँ पे कहा जा रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती है तो हम यहाँ पे नई चाल की बात कर लेते हैं। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो इतना किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा, उसमें प्लस हो जाएगा। और उस समय जो समय लग रहा है वो 1 घंटे कम लगता है। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं समय कितना लग रहा है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी यहाँ है 360, चाल x + 5 हो गया। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर ये समय लग रहा है। अब ये वाला समय हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर चाल अधिक होती तो 1 घंटे समय कम लगता है। यानी ये जो नया समय हमको मिला है ये क्या है? नया समय। ये क्या होगा? कम होगा। किसके? पुराने समय से, क्योंकि पुराने समय में चाल कम थी तो समय ज़्यादा लग रहा था और समय अब यहाँ पे ज़्यादा है तो मतलब समय चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। तो ये स्थितियाँ हैं और इसी स्थितियों में हम समझते हैं कि यहाँ पे समय से समय घटाने के बाद समय का अंतर कितना हो रहा है। समय का अंतर अगर हम बात करेंगे तो वो कितना हो रहा है? 1 घंटे का हो रहा है। तो पहले वाला समय हम लिख लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा समय लगता है और उसके बाद वाला समय लिख ले रहे हैं क्योंकि उसमें कम समय लग रहा है और यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न की खूबसूरती है, तकनीक है, हल करने का तरीका है जो आपको समझना है। आपको पूरी बातें समझ में आ गई हैं? अगर नहीं समझ में है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए और फिर से उसको देख लीजिए। फिलहाल बात को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे जो कि बहुत ही बेकार सा लगेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे और बहुत आसान सा लगेगा यदि आप हमको और अच्छे से देखेंगे। क्या कहेंगे? x + 5। यहाँ पे हमने सीधे से नीचे वाला गुणा करा दिया। तिरछा गुणा कराएंगे, इसके इधर गुणा कराएंगे तो 360 में x + 5 से गुणा हो रहा है, इसका इसमें गुणा हो रहा है तो -360 x मिल रहा है बराबर यहाँ पे 1 बच रहा है। h मत देखिएगा, मतलब 1 घंटे मैंने लिखा था वहाँ पे। अभी यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करके इधर करा देंगे। फिलहाल 360 के अंदर गुणा कराते हैं तो 360 x मिल जाता है प्लस 360 के जब 5 में गुणा कराते हैं तो 5 0 में 0, 5 अंक इसके 0 यहाँ से लगे 3, 5 3 15 3 18 यहाँ पे मिल जाता है और -360 x हो जाता है। इसके तरफ जब गुणा कराते हैं तो x से गुणा करके x² प्लस 5x मिल जाता है। 360x कट जाएगा, प्लस माइनस पे होने की वजह से ही कटेगा, ख़त्म हो गया कट के। 1800 को उधर भेज देंगे तो हमको x² प्लस 5x माइनस 1800 मिल जाता है बराबर 0 हो जाता है। अब बारी आ जाती है इसके फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारे पास 1800 है, 1800 को गुणनखंड कर मतलब गुणा करने पर 1800 मिल जाए और जोड़ने पर हमको 5 मिल जाए। तो ऐसे हमको कोई गिनतियाँ लानी है तो उस गिनती को लाने के लिए हम यहाँ पे हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 से काटते हैं और 5 तिहाई 15 बचेगा 2 और 5 छंग 30 नहीं 15 3 बचेगा, 5 छंग 30 0, इतना कुछ मिल रहा है। और उसके बाद अगर हम करेंगे यहाँ पे, शायद यहाँ पे मैंने मुश्किल कर दिया इसको, पर बात को आगे बढ़ाना तो है ही। बढ़ाते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 7 35 हो रहा है और यहाँ पे 15 10 हो रहा है। ठीक है, 36 दूना 72 होता है। 2 से काटते हैं तो यहाँ पे 36 मिल जाएगा और 5 दूनी 10 दूनी 20 हो रहा है, 20 में से नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे 18 मिल जाएगा और 2 से काटेंगे 9 मिल जाएगा, 3 से काटेंगे 3 मिल जाएगा, 3 से काटेंगे 1 मिल जाएगा। अब यहीं पे बनाओ भाई, कुछ बने जो बने सो बने।
तो 5 दूनी 10, दूनी 20, 3 त्रिका 9, दूनी 18, दूनी 18 पंचे 90, नहीं बन रहा है। ओके, तो काम बन गया भाई। क्या हो गया, हम यहाँ पे 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंच 40 कर लेते हैं और 3 त्रिका 9, 9 पंचे 45 कर लेते हैं। काम हो गया। ओके, मैं दिखा नहीं पाया। तो भाई बात देखो, 2 2 2 का सेट लगा लो, 3 3 3 का सेट लगा लो। ये 5 को 2 के साथ भेज दो, ये 5 को 3 के साथ भेज दो। 3 त्रिका 9, 5 9 45 हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40 हो जाएगा। 45 और 40 हमको मिल चुके हैं, जिनका गुणनफल तो 1800 मिलेगा। 45 में 40 घटाने पे हमको 5 भी मिल जाएगा। तो ये असंभव सा काम हो चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस हम यहाँ पे 45 एक्स लिखेंगे, क्योंकि बड़ी गिनती मैं पहले लिखता हूँ। उसके बाद -40 एक्स लिख लिया, छोटी गिनती हम बाद में लिखते हैं। और -1800 हो रहा है, बराबर 0 कर लिया है। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 45 मिल जाएगा। और यहाँ से -40 को कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 45 ही मिलेगा। यहाँ पर डिवाइड करने की मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती है फ़िलहाल, आप चाहे तो कर भी सकते हो। ठीक है, एक्स प्लस यहाँ पे 45 हमने निकाल लिया है और एक्स -40 यहाँ पे मिल चुका है। तो x बराबर यहाँ से हम निकालेंगे तो -45 मिल जाएगा, जो कि अमान्य होगा। कोई भी चाल माइनस में नहीं हो सकती है। और x -40 बराबर 0 करेंगे तो x इक्वल टू हमको 40 मिल जाएगी, वो प्लस में मिल जाएगी, यही मान्य होगी। और रेलगाड़ी की चाल यही हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। फिलहाल हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुँच चुके हैं। देखते हैं क्या है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज की बात की गई है। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक, इसकी ऊंचाई, ये हाइट, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है वो कम है, ठीक है, आधार से। तो हम आधार मान लेंगे x, उसमें से 7 कम कर देंगे। 7 सेंटीमीटर कम है, तो कौन कम है, ऊंचाई कम है। तो ऊंचाई आधार से कम है, तो आधार को मान लिया x, उसमें से 7 घटा दिया तो उसे माइनस कर देंगे और x -7 उसकी ऊंचाई हो गई है। साथ में कहा गया है यदि इसके कर्ण की लंबाई 13 है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात की जाए। तो कर्ण कितना हो गया, 13 हो गया। तो यहाँ पे चित्र आपका बन चुका है और आपको यहाँ पे लिख देना होगा कि माना समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई, आधार बराबर x सेंटीमीटर में चल रहा है, और ऊंचाई बराबर x -7 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से ए बी सी लिख लिया। तो AC स्क्वायर इजकल टू BC स्क्वायर प्लस SB स्क्वायर। तो आधार और ऊंचाई को रख दिया। AC की जगह 13 रख देते हैं, BC की जगह पे अपना x -7 रख देते हैं और AC की जगह पे अपना x रख देते हैं। रख दिया, यहाँ पे होल स्क्वायर किया तो 7 स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 7 मिल गया, प्लस x स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे 13 स्क्वायर है। स्क्वायर करेंगे 13 13 में 169 होता है, कर दिया। x स्क्वायर दो ठिया जोड़ लिया और यहाँ पे -7 दूनी 14 x कर लिया और प्लस 7 7 49 कर लिया। इसको उधर जाकर माइनस कर दिया तो 2x स्क्वायर -14x, और 49 में से जब 59 को घटाएं 169 को घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0 बच जाएगा, और 4 में से 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, 1 में से कुछ नहीं गया 1, और ये माइनस में मिलेगा क्योंकि ये गिनती इधर आने के बाद माइनस हो जाती है, बराबर 0 हो जाता है। और 2 से सभी काट रहे हैं तो x स्क्वायर मिल गया, -7x मिल गया और -60 मिल गया, बराबर 0 हो गया। बहुत ही आसान सा इक्वेशन बन चुका है और इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद हमारा उत्तर मिल जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं बहुत आसान है। चलो देखते हैं। 12 पंजे 60, 12 में से 7 गया, 12 में से 5 गया 7, 12 पंजे 60, 12 में से 5 गया 7। यहाँ पे x स्क्वायर -12x प्लस 5x करेंगे -60 बराबर 0 कर लेंगे। तो यहाँ से x कॉमन लेने के बाद x -12 मिल गया, यहाँ से +5 कॉमन लेने के बाद x -12 मिल जाएगा। x -12 यहाँ से निकाल लिया और यहाँ से x + 5 निकाल लिया। x + 5 वाला जब करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x बराबर -5, जो कि अमान्य होगा क्योंकि कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है।
x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर प्लस में 12 हो जाएगा और यही मान्य होगी, ठीक है, क्योंकि भुजा धनात्मक होती है। तो आधार यहाँ पे ये आधार की बात हो जाती है भैया। आधार बराबर हमने x माना था, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर मिल चुका है। अब इसकी ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो ऊंचाई जो होती है आधार से 7 कम थी, तो 12 में से 7 को घटा देंगे और हमको मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आखिर में ये भी मिल चुका है। तो इस प्रकार से ये भुजाएं हो चुकी हैं। अन्य दो भुजाएं जिनके बारे में हमको निकालने की बात की जा रही थी, तो हमने बड़े आराम से इसको हल कर लिया है। चित्र भी आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको प्रश्न ये मिलता है कभी भी एग्ज़ाम में करने के लिए तो बड़े आराम से आप कर पाएंगे। उम्मीद तो इसी बात की है। और कैसे लिखना है वो आपको मैंने पूर्व बता दिया है। लास्ट में आपको लिख लेना है, अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर इतना, ऊंचाई बराबर इतना। अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। सवाल बिल्कुल आसान है। कहा जा रहा है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 सेंटीमीटर है। वही फिर से आसान सवाल है। कर्ण बराबर 17 हमने लिख लिया। अन्य दो भुजाओं का अंतर 7 है। तो यहाँ पे अंतर आपको 7 दिया गया, तो कोई भी अंतर डिफरेंस हो सकता है। मान लेते हैं आधार x है, तो यहाँ पे जो उसकी ऊंचाई है आप उसे x प्लस 7 भी ले सकते हैं और x माइनस 7 भी ले सकते हैं, क्योंकि अंतर की बात की जा रही है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, या तो प्लस ले लेना है या तो माइनस ही लेना है। तो भाई अंतर की बात की जा रही है। अगर आपने इसको बड़ी भुजा माना है तो ये इससे कम हो जाएगी, इसको छोटी भुजा माना है तो उससे ज़्यादा हो जाएगी। कुल मिला के प्लस माइनस होना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पे हमारे पास ये आज़ादी होती है, जब भी सवाल में क्वेश्चन में अंतर देता है, दो भुजाओं का अंतर ऐसा 7 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास आज़ादी होती है कि हम यहाँ पे x प्लस 7 लें या फिर x माइनस 7 लें। हम कुछ भी ले सकते हैं, डिफरेंस दोनों का 7 ही रहेगा। दोनों भुजाओं का अंतर क्या है, 7 ही है। आप कहोगे प्लस माइनस 7 मतलब डिफरेंट 7 है, अब चाहे जैसे हो। तो यहाँ पे पूरी बातें हो चुकी हैं। अब इन दोनों में जब ये डिफरेंस 7 हो चुका है, हमने भुजा को x माइनस 7 मान लिया है, या फिर आप चाहो तो x प्लस 7 भी मान सकते हो। दोनों पे उत्तर समान ही मिलेगा, कोई भी अंतर नहीं होने वाला है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप करके दोनों तरीके से देख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे माइनस पे आपको करके दिखाता हूँ, आप इसको प्लस लिख करके कर लीजिएगा। त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के माप ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाओं के माप ज्ञात करने की बात की जा रही है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। अब यहाँ पे कर्ण 17 है, तो 17 स्क्वायर इधर रहेगा बराबर ये दोनों चीज़ें उधर रहेंगी। x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण बनने के लिए तैयार है। तो x स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे 49 मिल गया और यहाँ पे माइनस 7 दुनिया 14x मिल गया प्लस x स्क्वायर तो है ही। यहाँ पे 7 7 17 17 में 289 होता है, वो हमने कर लिया है। अब यहाँ पे फैक्ट इधर पक्षांतर करेंगे, उसको उधर पहुँचाएंगे। x स्क्वायर जोड़ करके 2x स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पे माइनस 14x तो बन ही रहा है। और यहाँ पे 49 है, 49 और यहाँ पे 289 है। 289 में 49 को घटाएंगे। फिलहाल तो गिनती माइनस में मिलेगी। 9 में से 9 गया 0 गया, 8 में से 4 गया 4 बचा है, 240 बराबर 0 हो रहा है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, लगभग बनने को तैयार हो जाएगा। 2 से काट देंगे, x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 7x बचेगा। जी हाँ, 2 से भाग देने पे 7 बचा, 2 से भाग करने पर 12 मिल जाएगा, यानी कि 120 मिल जाएगा बराबर 0। अब हमारे पास इक्वेशन मिल चुका है, मतलब द्विघात समीकरण जो हमको चाहिए था वो मिल चुका है। अब हमें करना है इसका फैक्टराइजेशन और करना है सॉल्यूशन निकालना है। कैसे भी करके गुणा करने पे 120 मिल जाए, जोड़ने पे 7 मिल जाए। ऐसी वाली गिनती फाइंड करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, 120 को हम करते हैं फैक्टराइजेशन। 2 से काटते हैं 60, 60 और 2 के संबंध, तो 60 तो नहीं 120 तो होता है, पर अंतर 7 नहीं होता है। 2 से काटते हैं तो 30 मिल जाता है, तो 2 2 नहीं है 4 होता है। 30 और 4 का कोई संबंध नहीं है कि जो 7 बना दे। 2 से फिर काटेंगे तो 15 हो जाएगा। 2 दुनिया 4 दुनिया 8 हो रहा है और यहाँ पे 15 होता है। 15 में से 8 घटाने पर 9 होता है, आई थिंक है, नहीं 7 होता है। 8 7 15 7 ही होता है, तो हो गया, काम बन चुका है। 15 में से 8 गया 7 होता है, 8 7 15 होता है, मिल चुका है गिनतियाँ। अब x स्क्वायर यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे माइनस 15x करते हैं और यहाँ पे माइनस 8x करते हैं। अब ये देखो, अगर दोनों को हमने माइनस में रखा है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 15 8 ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से उसको प्लस में रखना चाहिए ताकि ये घट जाए। और आगे वाला माइनस इसी वजह से रखा जाता है क्योंकि 7x माइनस में है। माइनस 120 लिख देंगे, बराबर 0 हो जाएगा। फैक्टराइजेशन होने की तैयारी हो चुकी है। और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 15 मिल जाएगा और यहाँ से प्लस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 15 मिल ही जाएगा। x माइनस 15 यहाँ से पूरे से कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा x प्लस
8 बराबर 0, x प्लस 8 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपको -8 मिल जाएगा, जो कि अमान्य होगा क्योंकि कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती है। और ऐसे ही x माइनस 15 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपको 15 मिल जाएगा, ये मान्य होगा क्योंकि एक भुजा धनात्मक है। तो x की वैल्यू जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 15 मिल चुका है, और यहाँ वाली की बात करेंगे तो उससे 7 कम हो जाएगा, उसका अंतर 7 होना चाहिए, तो 15 में से 7 घटाने पर हमको मिल जाता है 8। तो यहाँ पे 8 7 15 और 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, और यहाँ पे कर्ण इसका 17 हो गया। तो अन्य दो भुजाएं 15 और 8 हो चुकी हैं, यही आपका उत्तर है। तो दो सवालें जो एक ही तरीके की थी उनको मैंने दोनों ही बता दिए समकोण त्रिभुज वाले, वैसे मुझे एक बता के एक छोड़ देना चाहिए था। बट आगे बात करेंगे 2 अंकों की एक संख्या के आधार पर प्रश्न। इसमें बहुत सारे प्रश्न आगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे तो नहीं मिल सकते रहे हैं, तो आगे कभी न कभी मिलेंगे और आपको पढ़ने के लिए बहुत भर भर के मिलेंगे, आपको समझना होगा। तो भैया 2 अंकों की एक संख्या है कि अंकों का गुणनफल 18 है। जब उनमें से एक संख्या से जब उस संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करना है, ऐसा एक प्रश्न है। तो जब भी स्थान बदलने वाली बात आए तो हमको यहाँ पे इकाई का अंक मानना होता है। इकाई का अंक आपको मानना होगा x। अब यहाँ पे दहाई का अंक वैसे तो हम कह सकते हैं 18 माइनस 18 बटे x, लेकिन चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल काम चलने वाला है, इस वजह से हम यहाँ पे दहाई का अंक y मान लेंगे। दहाई का अंक हमने y मान लिया। इसके बाद हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर, देखिए संख्या में आपको समझना है कि दहाई में 10 से गुणा कर लेते हैं, 10y हो गया, और इकाई का जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या हो जाती है। और अंक उलटने की बात की जाएंगे, उलटने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, फिर बिल्कुल उल्टी होगी। अब की बार दहाई इकाई हो जाएगी, इकाई दहाई हो जाएगा, यानी कुल मिला के 10 से गुणा तो होना ही है। अब की बार इकाई में हो जाएगा, यानी 10 x, अब ये दहाई बन चुकी है और y को जोड़ दिया तो ये अंक उलटने पर प्राप्त संख्या हो गई। तो ये सारे काम तभी करने हैं जब अंक उलटने पर प्राप्त संख्या के बारे में बात की जाए, तो और आपका ये ज़रूरी कर लेने होते हैं। और यहाँ पे अंकों के गुणनफल की बात कर रहे हैं 18, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं x गुणते y बराबर 18 हो जा रहा है, और यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे या फिर y बराबर निकाल लेंगे, जो कि 18 बटे x मिल जाएगा, 18 बटे x मिल जाएगा। और ये हमने ऐसे इसलिए किया है ताकि अभी आगे रखा जा सके। पहले तो बात की जा रही थी संख्या में से 27 घटाया जाता है, तो संख्या यानी कि हमने जो 10y प्लस x लिखा है ये अपनी संख्या, उसमें से 27 घटाया जाता है तो हमने घटा दिया। घटाने के बाद क्या होता है, संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यहाँ ये बदल चुका है। तो ये बदली हुई संख्या के बराबर, अंक बदली हुई संख्या के 10x प्लस y के बराबर होगा। और ये थोड़ा सा बराबर होना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भरा हो सकता है कि क्या सर ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी यही है भैया, ये संख्या जो है संख्या लिख लो, संख्या में से 27 घटा दो तो अंक उलट जाते हैं, यानी अंक उल्टी हुई संख्या किसको बराबर कर दो। बराबर करने के बाद आगे प्रक्रिया को बढ़ाते हैं और यहाँ पे ध्यान देते हैं कि भैया आखिर हम इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। 27 को आगे माइनस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 10y प्लस x से ज़्यादा कुछ होना है नहीं, इधर से इधर पहुँचा दो, y इधर आके माइनस y हो जाएगा, और यहाँ पे 10 x है, ये इधर आके माइनस 10 x हो जाएगा, और -27 चल रहा है बराबर 0 हो रहा है। यहाँ पे घटाने के बाद यहाँ पे सॉरी ये वाला इधर आने के बाद माइनस हो रहा था, 9y बचेगा, और यहाँ पे -9y बचेगा, और यहाँ पे -27 बराबर 0 हो रहा है। हो क्या रहा है कि ये सभी गिनतियाँ 9 से घट रही हैं, और यहाँ पे मुझे याद इसी वजह से था कि यहाँ पे प्लस मैंने लगा के मुझे याद आया कि माइनस होना चाहिए, क्योंकि मैं इस प्रकार के सवाल को कई बार कर चुका हूँ और आपको भी कर लेना चाहिए। तो 9 से काटने के बाद यहाँ पे y अकेले बच जाएगा, यहाँ पे देखिए x बचना था, तो यहाँ पे x अकेले बच जाएगा, 9 3 27 होता है, यहाँ पे 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब चूंकि y बराबर आपको 18 बटे x मिला था, तो हम यहाँ पे y की जगह पे 18 बटे x को रख देते हैं, -x है बराबर -3 है और बराबर 0 है। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ों को देख लिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम ये कैसे लेंगे, एलसीएम पूरा एलसीएम ले लेते हैं, सभी के साथ में ले लेते हैं। यहाँ पे सभी के साथ में बटे में x आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, x यहाँ पे है, ऊपर यहाँ पे 18 ही बचा रहेगा, माइनस से माइनस लगा दो, एक x होता है, x से ऊपर गुणा करेंगे x² मिल जाएगा, x बार जा रहा है तो ऊपर से गुणा करेंगे तो -3x मिल जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। x का 0 में जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 18 -x² -3x = 0 हो जाएगा, बस इतना सा बचेगा।
और यहाँ पे पक्षांतर करने के बाद इन सारे मटेरियल को उधर भेज देंगे या फिर सभी में माइनस से गुणा कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में और 18 जो प्लस में अभी तक था वो -18 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको जो समीकरण चाहिए तो वो समीकरण मिल चुका है और मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया यहाँ पे। डिटेल्स बात ख़त्म होती हैं और यहाँ पे मैंने 2 पन्ने को यूज़ किया है, इस वजह से वो थोड़ा सा बिहेव लाइक पागलपन कर रहा है। आगे बात को बढ़ाएंगे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करके आप यहाँ पे इकाई का अंक निकाल सकते हैं जो कि आपने x माना था, तो यहाँ से केवल इकाई का अंक निकलेगा। तो 6 18 6 - 3 बराबर 6 - 3 बराबर 3 होता है। तो एक्स स्क्वायर किया प्लस 6x किया -3x किया -18 ले लिया बराबर 0 हो गया। यहाँ से कम x कॉमन लेने के बाद x + 6 हो जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन लेने के बाद x + 6 हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लिया है। तो x + 6 यहाँ पे निकल आया है और यहाँ पे x - 3 मिल जाएगा बराबर 0 हो जा रहा है। x + 6 जो है उसके बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -6 मिल जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे माइनस में मिल रहा है तो संख्या थोड़ी सी इकाई का अंक कोई भी माइनस में हो नहीं सकता है, तो इसको अमान्य रख लेंगे। x - 3 बराबर 0 हो रहा है तो यहाँ से x बराबर 3 मिल रहा है। अब ये प्लस में मिल रहा है तो यानी हम इसको पकड़ के रखेंगे। इकाई का अंक अपना 3 हो गया। दहाई का अंक की बात करेंगे, इकाई का अंक अगर आप बात करेंगे तो x बराबर था वो जो कि 3 है, और दहाई की अगर बात करेंगे जो कि y के बराबर था वो था 18/x जो कि हो जाएगा 18/3, 3 × 18 यानी कि 6 हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं संख्या की, जो कि संख्या आपने लिखी थी 10y + x। तो यहाँ पे y की वैल्यू अपने जो 6 निकाली है वो रख देंगे, तो 10 × 6 हो रहा है, प्लस x का मान जो अपना 3 था वो लिख लेते हैं। तो 10 × 60 + 3 बराबर 63, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको समझ में आया होगा।